स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का भीलवाड़ा दौरा आज। शक्करगढ़ कस्बे में करेंगे विजय संकल्प जनसभा को संबोधित। लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में जनसभा। कुछ ही देर में शक्करगढ़ पहुंचेंगे गृह मंत्री शाह। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। दरअसल विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे आज गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में ये जनसभा है। भीलवाड़ा का दौरा आज गृह मंत्री अमित शाह का रहने वाला है और कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शक्करगढ़ में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल मैदान में है और उनके समर्थन में ही जनसभा ये रखी गई है। तो फिलहाल सारी तैयारियां भी की गई है और अंतिम रूप दिया जा रहा है। और कुछ ही समय बाद, क्योंकि अब गृह मंत्री पहुंच जाएंगे जहां पर जो है चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएंगे। फिलहाल एक और अहम जानकारी देते हैं। आज राजस्थान के रण में हुंकार भरेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी आज राजस्थान में आने का कार्यक्रम है। भीम निम्बाहेड़ा में 12 बजे, ब्यावर में 2 बजे जनसभा है। शाम को जोधपुर में रोड शो करेंगे सीएम योगी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी आएंगे राजस्थान। बालोतरा में जनसभा और मंडोर में भी एक रोड शो उनका रहने वाला है। तो फिलहाल बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा आज राजस्थान में लगने वाला है। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी आज राजस्थान प्रवास पर रहने वाले हैं, जहां पर उनके तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। अगर बात योगी आदित्यनाथ की करें तो भीम निम्बाहेड़ा में 12 बजे और ब्यावर में 2 बजे उनकी जनसभा रहने वाली है। इसी के साथ ही आज जोधपुर में एक बड़ा रोड शो भी सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव इस बार काफी रोमांचक मोड़ पर आ गया है। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और हाल ही में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के लंदन दौरे की तस्वीरें सामने आने के बाद उनकी वहां हुई कई लोगों से मुलाकातों पर बीजेपी द्वारा और सोशल मीडिया पर आपत्ति जताने के बाद रविंद्र सिंह ने जांच करवाने की बात कही गई है। और इस मामले पर बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी ने कहा कि मैंने कभी भी रविंद्र सिंह भाटी को टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा। अगर वो लंदन जाकर देश विरोधी लोगों से मिलेंगे तो सवाल तो उठेंगे ही। सोशल मीडिया पे देख जरूर रहा हूं और सुन भी रहा हूं, लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा। मैं सोशल मीडिया पे जहां से भी चर्चा आई है, भगवान करे ऐसी बात सही नहीं हो, वरना इस देश के लिए अगर इस प्रकार की मानसिकता का चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे लिए नुकसानदायक है। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो बात है उसके अंदर कहीं अगर सच्चाई है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि ये बॉर्डर का क्षेत्र है और इस बॉर्डर के अंदर हमारे राष्ट्रवाद की बहुत जरूरत है। देश हमारा सुरक्षित रखना बहुत सबकी हमारी जिम्मेवारी और प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है। नहीं, वो तो जांच का विषय होगा तो जांच होगी, उसमें कोई कहने की जरूरत नहीं होती है। जब इस प्रकार की अगर ताकतें कहीं बढ़ेगी तो जांच तो होगी। अगर सच्चाई है तो उसमें जांच होगी। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि जांच का विषय है या नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर सच्चाई होगी तो उसके ऊपर तो एजेंसी जांच करेगी। वहीं पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद देर रात मुख्य चुनाव अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज की पोलिंग पार्टियों से मतदान समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम रहेगी। प्रवीण गुप्ता की तरफ से कहा गया है पुलिस के ट्रिपल लेयर सुरक्षा में ये ईवीएम रहने वाली है। उनके अंडर में पूरा रहेगी। 30 हमने प्लाटून लिए, 10 कंपनीज है। दोनों फेजेस की बात कर रहा हूँ। प्रथम फेज में 5 कंपनीज है। ये ईवीएम गार्डिंग जो मेन कोर है, सीसीटीवी कैमरा और सीएपीएफ की गार्डिंग में रहेगी हर कमरे के बाहर। और बाहरी पुलिस का पूरा कॉर्डन रहेगा, आउटर कॉर्डन पुलिस का, रेसी का, अन्य कॉर्डन, तीन स्तरीय कॉर्डन चलता है। इसकी गार्डिंग रहेगी 4 जून की सुबह। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। कम वोट प्रतिशत पर सीएम भजनलाल का बयान सामने आया। हर जगह मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। सीएम ने कहा मतदान कम होने के कई कारण हैं। हमें वोट दिया है, हमें पूरा भरोसा है। राजस्थान बीजेपी का गढ़ है, हम 25 सीटें जीतेंगे, सीएम की तरफ से कहा गया है। तो उदयपुर में मुख्यमंत्री के ये बड़े बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा। राजस्थान के अंदर प्रथम चरण का जो मतदान हुआ है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ है, उसके लिए राजस्थान की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि
हमें पूरी तरह से भरोसा है और जनता ने जिस तरह से वोट किया है और हमने देखा है, वोट परसेंटेज किन्हीं कारण से थोड़ा कम रही। गर्मी भी थी, कई कारण और भी थे, शादी ब्याह का भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो 12 सीट हैं भारतीय जनता पार्टी इन 12 सीटों में पूरी तरह से जीतेगी। राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और पिछले 1 महीने से भाग दौड़ कर रहे नेता अब रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। दौसा से कांग्रेस प्रत्याशी पिछले 1 महीने से सुबह 6 बजे नहा धोकर फील्ड में निकलते थे और रात करीब 12-11 बजे घर आते थे। आज सुबह अपने कार्यकर्ताओं के बीच गपशप करते हुए नजर आए और क्षेत्र का फीडबैक लेते हुए नजर आए। रिलैक्स मूड में नजर आ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा ने बातचीत की, सुनिए। चुनाव के लिए प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है और दौसा में 55% से अधिक मतदान हुआ है। 1 महीने तक जो राजनीतिक दलों के जो नेता थे उनकी भागदौड़ रही। बड़े बड़े नेता दौसा में आए। कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी आज मतदान संपन्न होने के बाद बिल्कुल रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मुरारी लाल मीणा साहब हैं। सर, कितने दिन की भागदौड़ रही और सुबह कितने बजे उठ के जाते थे, आज कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं? देखो, करीब 25-30 दिन हमारे ऐसे निकले जिसमें हम सुबह ही 5 बजे उठते थे, 6 बजे घर से निकल जाते थे और रात को 11 बजे के आसपास वापस आते थे, 12 बजे अपन सोते थे। और मैं समझता हूँ कि ये पूरा करीब 25 दिन का कार्यकाल हमारे सारे कार्यकर्ताओं का हमारा बहुत मेहनत भरा रहा और सबने दबा के मेहनत करी थी, अच्छी मेहनत करी थी और मैं समझता हूँ जनता का सहयोग बहुत मिला था। तो सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी, धन्यवाद भी, प्रशासन का भी धन्यवाद। मतदान पहले तो शांतिपूर्ण रहा और हमारे पक्ष में होगा। आज आप सबसे फ़ोन पे संपर्क कर रहे हो, क्या फीडबैक मिल रहा है क्षेत्र का, फील्ड का? ऐसा फीडबैक तो मेरे खुद को ही, मैं तो आज कार्यकर्ताओं जिन्होंने काम किया उनको आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ फ़ोन से। और प्लस छोटी मोटी कोई बात हुई हो उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सर, आपके चुनाव में नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, भजन लाल शर्मा, मतलब बड़े बड़े कद्दावर नेता यहाँ पर आए, तो क्या मानते हो, क्या टक्कर रही या फिर क्या उनका फर्क? ऐसा यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था, ये बात सही है कि देश के सारे नेता दौसा के अंदर आ गए। सबसे बड़ा नेता मोदी जी वो भी दौसा में आ गए, लेकिन कोई फर्क जनता के ऊपर 1% भी नहीं पड़ा। जनता का मानस था बीजेपी के खिलाफ मतदान करने का और हमारे पक्ष में मतदान करने का था, तो उन्होंने किया मतदान। वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हुआ, तो बूथ शून्य रहे, ये किसके पक्ष में हो सकता है? आप काफ़ी लंबी समय से राजनीति करते आ रहे हो और ज़्यादा फील्ड की आपकी नॉलेज भी काफ़ी है। आप एक ऐसा वोटिंग परसेंटेज कम होने का नुकसान हमको हुआ है, ये बिल्कुल बात सही है। यदि वोटिंग परसेंटेज ठीक हो जाता तो जनता हमारे पक्ष में थी, हम जीते 3 लाख से 4 लाख वोट से। लेकिन वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह से हम 1 लाख प्लस है, 1 से लेकर 2-2.5-3 लाख तक जा सकते हैं। हमारी 2 लाख की जीत कम होगी परसेंटेज कम होने से। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। आगे बढ़ते हैं। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति सुमित स्वामी को इस वक्त गिरफ्तार किया है और पुलिस के मुताबिक आरोपी पति ने शराब के नशे में पत्थर से पत्नी सायरा की सिर कुचलकर हत्या की थी और हत्या के बाद आरोपी कोटा से फरार होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे गिरफ्तार कर लिया। मृतका के परिजनों ने सायरा के पति सुनील के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने मृतका के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद देने की मांग की है। विवाद था और रात्रि को ही उसको पत्थरों से पैर काट दिए उसके, ये कुचल के मारा और सुबह इसका मर्द शरीर इसको बताया। पुलिस वाले तो कह रहे जब इनका आधार कार्ड नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह से नृशंस हत्या इस बालिका की हुई है तो इनको कैसे न कैसे 5 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। कोटा के मकबरा थाना इलाके में 7-8 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। सिर और कंधे पर चाकू लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश सामने आ रही है। सूचना पर मकबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल के बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। खड़ा हुआ था किस जगह पे? सारा वही मस्जिद के हम वालों की बड़ी मस्जिद के पास। बड़ी मस्जिद के पास? तो ये गाली गलौज करते हुए आए। कौन थे? मुन्ना चोर
मुन्नाइर चोर और बहुत सारे रिंदे। और मैं खड़ा हुआ था तो मैं भाग गया, वहाँ से चल गया मेरे बाबू को बुलाने। तो इन्होंने घर पे आके चाकू तलवार लेके इन्होंने जानलेवा हमला करा। बाड़मेर जिले की शिव थाना क्षेत्र के निमला सरहद में तड़के सुबह हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हैं। घायलों का तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही शिव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर हाईवे पर आवागमन शुरू करवाया है। पुलिस के मुताबिक निमला सरहद में गुजरात से रामदेवरा जा रही कैंपर गाड़ी की सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसमें कैंपर चालक की मौत हो गई है और 10 लोग गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे थे। और शिव के पास में वहाँ एक पिकअप थी जो चारे से भरी हुई थी और इनके पास बोलेरो कैंपर थी जो आमने सामने भिड़ंत हुई है। उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु होना बता रहे हैं, वो वहीं है, अभी तक यहाँ नहीं लाया गया है। बाकी 7-8 पेशेंट आए हैं जिनका इलाज चल रहा है। कोचिंग नगरी में मां की ममता शर्मसार हो गई है। जन्म देने के 9 दिन बाद ही मां अपने शिशु को अस्पताल में भर्ती करवा लावारिस हालत में छोड़कर चली गई है। मामले की सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति की टीम ने संज्ञान लिया और बच्चे की देखभाल के लिए केयरटेकर भी रखा है, लेकिन मां के नहीं होने और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिशु ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया है। बाल कल्याण समिति की टीम ने आमजन से अपील की है कि कोई भी महिला या महिला शिशु को नहीं रखना चाहते हैं तो वो अस्पताल सहित अन्य जगहों पर लगाए गए पालना गृह में भिजवा सकते हैं, ताकि बच्चे की उचित देखभाल की जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बालोतरा दौरा, सीएम देवासी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे और आज सिणधरी के खुड़ासा में होगा सम्मेलन। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे। नाकोड़ा में सीएम का रात्रि विश्राम भी रहने वाला है। तो जानकारी इस वक्त आपको देते हैं, सीएम देवासी समाज के सम्मेलन में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी है। सीएम भजनलाल शर्मा का आज का ये दौरा रहने वाला है, जहां पर वो बालोतरा के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम। नाकोड़ा में सीएम का रात्रि विश्राम रहेगा। सीएम देवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है, जहां पर वो बालोतरा के दौरे पर रहेंगे। आज सिणधरी के खुड़ासा में ये सम्मेलन रहेगा। आगे बढ़ते, अशोक गहलोत का 12 दौरा रहेगा। आपको बता दें, छिपा बड़ौद में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला जैन भाया के समर्थन में ये सभा रहने वाली है। तो जानकारी आपको दे दें, उर्मिला जैन भाया के समर्थन में ये जनसभा रहेगी, जहां पर छिपा बड़ौद में चुनावी सभा आज रहने वाली है। अशोक गहलोत का आज 12 का ये दौरा रहने वाला। अब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार को तेज किया जा रहा है। कोटा में वहीं आज प्रहलाद गुंजल निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। दरअसल कोटा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं प्रहलाद गुंजल। शाम 4 बजे जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी इसमें शामिल होंगे। सूर्यमल चौराहे पर होगी गुंजल की ये जनसभा। तो आज ये 2 बड़े कार्यक्रम कांग्रेस के रहने वाले। एक तरफ आज पूर्व सीएम अशोक गहलोत जो है एक जनसभा करेंगे, कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो दूसरी तरफ आज सूर्यमल चौराहे पर गुंजल की जनसभा रहेगी। कोटा से खबर आपको देंगे, जहां शिक्षक ने मारा प्रिंसिपल को थप्पड़। आपको बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गांव का यह पूरा मामला है। शारीरिक शिक्षक जमनालाल को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित। आपको बता दें, आरके पुरम पुलिस थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले पर शिक्षक ने प्रिंसिपल को थप्पड़ मारा, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, जहां पर शिक्षक किस तरीके से प्रिंसिपल जो मेरी व्यवस्था की विद्यालय में हाथ देखो थप्पड़ मार रहे हैं, देखो थप्पड़ मार रहे हैं, मेरे पे थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दी है, गाली प्रिंसिपल को गाली दे रहे हैं। ऐसे नेता जो स्कूल में दादागिरी चलाते हैं, ऐसे नेता जिनकी ड्यूटी लगी है ड्यूटी पे क्रॉस कर दिया, ऐसे नेता जो मेरी व्यवस्था की विद्यालय में हाथ देखो थप्पड़ मार रहे हैं, देखो थप्पड़ मार रहे हैं, मेरे पे थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दी है, गाली प्रिंसिपल को गाली दे रहे हैं। ऐसे नेता जो स्कूल में दादागिरी चलाते हैं, ऐसे नेता जिनकी ड्यूटी लगी है ड्यूटी पे क्रॉस कर दिया, ऐसे नेता जो मेरी व्यवस्था की विद्यालय में हाथ देखो थप्पड़ मार रहे हैं, देखो थप्पड़ मार रहे हैं, मेरे पे। चलिए
आगे बढ़ते हैं। मतदान के दौरान कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हैरान करने वाली तो होती हैं और सोचने पर भी मजबूर करने वाली होती हैं। पहले चरण के मतदान के दौरान भी अलग अलग इलाकों से मतदाताओं के हौसले को सलाम करती और उनके मजबूत इरादों को दर्शाती तस्वीरें देखने को मिली हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मतदान के दिन आपने लोगों को, नेताओं को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि पहले जलपान फिर मतदान। लेकिन पहले चरण के मतदान के दौरान जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उन्हें देखकर कहा जा सकता है कि जनता जनार्दन के लिए मतदान कितना अहम है। शुरुआत इन 5 तस्वीरों से करते हैं जो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आई हैं। आप देख सकते हैं नागौर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और धौलपुर में नव दंपति से लेकर विदाई होने तक दूल्हा दुल्हन ने मतदान किया। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को मताधिकार की अहमियत बखूबी मालूम है। अब जरा कोटपूतली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां कद में छोटे जावेद और दिलावर खान अपनी पत्नी के साथ वोट देने पहुंचे। मतदान केंद्र पर लोगों ने उन्हें हैरानी से देखा, लेकिन उन्होंने लोगों को जब वोट की कीमत समझाई तो हर कोई हैरान रह गया। वोट की कीमत क्या होती है, ये झुंझुनू के जोशी परिवार से समझा जा सकता है। परिवार के अलग अलग सदस्य मीलों दूर रहते हैं, लेकिन मतदान के दिन सभी एक जगह इकट्ठा हुए। परिवार की सभी महिलाएं एक रंग की साड़ी में मतदान करने पहुंची, जिसमें 110 साल की बुजुर्ग मणि देवी भी थीं। दौसा और झालावाड़ में तो माहौल बिल्कुल अलग नजर आया। दौसा में जहां मंगल गीत के साथ बारात निकली, वहीं झालावाड़ में म्यूजिकल, बैंड प्ले और वोट बारात का आयोजन हुआ। मकसद मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा वोट के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू के पिलानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जहां युवा समाज सेवी डॉक्टर मधुसूदन मालानी लग्जरी गाड़ी छोड़कर एक बैलगाड़ी पर मतदान करने पहुंचे। उनके बैलगाड़ी पर मतदान करने की तस्वीर कस्बे में खासी चर्चा बटोर रही है। मतदान में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का जोश भी हाई था। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। करौली में जहां एक बीमार बुजुर्ग परिवार के लोगों के सहारे से मतदान के लिए पहुंचे, वहीं श्रीगंगानगर के सादुल शहर में 95 साल की बुजुर्ग महिला इंद्रावती ने वोट डाला। वहीं हनुमानगढ़ में एक दिव्यांग महिला बिना व्हीलचेयर की मदद के मतदान प्रक्रिया को पूरा करते नजर आई। झुंझुनू में तो एक दिव्यांग व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंचे, जबकि उनके पीछे पीछे एक महिला भी सहारे से चलती नजर आई। करौली में भी एक दिव्यांग शख्स मतदान बूथ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आया। लोकतंत्र के महापर्व में सभी की आहुति अहम होती है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में भी जो बुजुर्ग और दिव्यांग सभी बाधाओं को किनारे कर मतदान केंद्रों तक पहुंचते हैं, ये उन लोगों के लिए एक सबक है जो ये सोचते हैं कि उनके एक वोट के न डालने से क्या फर्क पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान बीजेपी का गढ़, हम 25 सीटें जीतेंगे, कम वोट प्रतिशत पर सीएम भजनलाल का बयान। कहा मतदान कम होने के कई कारण, जनता ने हमें वोट दिया, हमें पूरा भरोसा। आज यूपी के अमरोहा में एसपी और कांग्रेस के संयुक्त रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे दानिश अली के समर्थन में वोट मांगेंगे राहुल और अखिलेश। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर संजय राउत के विवादास्पद बयान पर मचा बवाल। संजय राउत ने नवनीत राणा को कहा डांसर, तो बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में सीएए और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता ने कहा कि किसी भी कीमत पर सीएए और एनआरसी बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 60% वोट पड़े। त्रिपुरा में सबसे अधिक करीब 80%, तो बंगाल में 77% से अधिक मतदान। पहले चरण के चुनाव में राजस्थान में 57.26% वोटिंग, श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 60.29% पड़े वोट, सबसे कम धौलपुर करौली में मतदान। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा के महापर्व में प्रदेश की 12 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें आम जनता से लेकर खास सभी ने मतदान किया। और इसी कड़ी में हम आपको दिखाएंगे कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों ने कहां-कहां मतदान किया। प्रचंड बहुमत से मोदी जी की सरकार बने। लोकतंत्र के महापर्व का पहला चरण। कि जो विकसित भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की वो साकार होने वाली है। पहले चरण में प्रदेश की 12 सीटों पर हुआ मतदान। उम्मीदवारों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। लोकसभा के चुनावी रण का पहला चरण, जहां आम से लेकर खास हर कोई अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते दिखा। इसी कड़ी में प्रदेश की 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ, जिसमें कई मतदाता ऐसे भी थे जो खुद उम्मीदवार हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस उम्मीदवार ने कहां पर मतदान किया। अर्जुन राम मेघवाल का मतदान। बीकानेर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल अपनी पत्नी के साथ किस्मी देसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान के लिए पहुंचे। लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और फिर नंबर आने पर बूथ नंबर 175 पर अपना वोट डाला। आपको बता दें कि बीकानेर में कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल और बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। देखिए, आज मतदान केंद्र पे मैं महसूस कर रहा था मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह है, और ये उत्साह ये दिखाता है कि जो विकसित भारत की परिकल्पना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की वो साकार होने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब प्रेम से सब आ रहे हैं, प्रेम से वोट दे रही है, ये हमारे सब फैमिली है। दो दिग्गजों का मतदान। अब चलते हैं दौसा, जहां बस्सी के कल्याणगंज में बूथ नंबर 42 पर बीजेपी प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने वोट कास्ट किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने कर विभाग में बनाए गए मतदान केंद्र पर वोटिंग की। यहां वो अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। मैं आम मतदाता से अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मैं सब लोग पहले मतदान करें, बाद में जलपान करें। अच्छा माहौल है पूरे क्षेत्र के अंदर। मैं समझता हूँ लोगों की भावना कांग्रेस के प्रति हमारे प्रति बहुत अच्छी है, और 8 विधानसभा में इस बार हमारे यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, एक में माइनस नहीं होगी। ज्योति मिर्धा का मतदान। नागौर से बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा भी वोट डालने रतन बहन स्कूल पहुंची। उन्होंने पूरी प्रक्रिया का पालन किया। मतदान के बाद उन्होंने मतदान का सिंबल भी शो किया। हालांकि इस दौरान वो अपने विरोधी और इंडिया गठबंधन प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर तंज कसना नहीं भूली। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल ने पैतृक गांव बरन गांव में जाकर मतदान किया। बिल्कुल, ये लोगों के मन में किसी तरीके का कोई संशय ना रहे, तो उसका मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा जवाब होगा। हालांकि ये आपको अलाउड है कि आप अगर सांसद हैं तो आप कहीं से भी वोटर हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। अगर आप एमएलए होते हैं तो आपको स्टेट से होना होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। लेकिन क्योंकि लोगों के साइकोलॉजिकली एक दिमाग पे इस चीज़ का असर पड़ता है, तो मैंने कहा क्यों नहीं इस जो धारणा को भी क्यों ना जवाब दिया जाए। झुंझुनू से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शुभ चौधरी ने जहां टोड़ी गांव के बालानी जोहड़ी स्थित बूथ पर वोट डाला, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेंद्र ओला ने अरडावता गांव के सरकारी स्कूल में मतदान किया। उनके साथ उनके छोटे भाई, बेटे और पोते ने भी मतदान किया।
ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें मतदान करके बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव के बारे में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सीकर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट कास्ट किया। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अमराराम ने अपने गांव मुंडवाड़ा में मतदान किया। वहीं सुमेधानंद सरस्वती ने हवन और यज्ञ करने के बाद मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग की और तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।